हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार बोलते हैं, जिसका हम अध्ययन हिंदी सब्जेक्ट के ग्रामर में भी करते हैं। तो यदि आप अलंकार को अच्छे से समझे होंगे हिंदी ग्रामर में, तो आपको यहाँ पर उसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, अब किसी भी सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, हम इसको कैसे समझते हैं या कैसे जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो इस टॉपिक को आज आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट या सुपर टेट हो, वहाँ पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है हमें कैसे पता चलता है। यदि हम इसका विस्तृत अध्ययन अच्छे से कर लें तो इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, इसमें कौन सा किया गया है, इसमें कौन सा किया गया, हमको तुरंत मालूम हो जाएगा। तो आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ये समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है, या जो यूपी बोर्ड या यूपी टेट सी टेट के जो सिलेबस में जो फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, यानी अलंकार के प्रकार, ये कुल हमको 7 टॉपिक पढ़ना है। यानी 7 प्रकार के हमको फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना है। यहीं से आपके साथ एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, सिमिली, उपमा। सेकंड कौन सा है, मेटाफर, रूपक। थर्ड क्या है, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। चौथा है एपोस्ट्रॉफी, संबोधन। पांचवा है ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास। छठवां है हाइपरबली, अतिशयोक्ति। और सातवां है ओनोमोटोपोइया, यानी ध्वनि सूचक। तो ये क्या होते हैं, इनका हम बारी बारी से विस्तृत अध्ययन करेंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो आइए हम लोग आगे इसका अध्ययन करते हैं सबका बारी बारी से। सबसे पहला फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली। क्या पढ़ेंगे, सिमिली, जिसकी हिंदी क्या होती है, उपमा। क्या होती है, उपमा। तो उपमा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि यदि दो चीज़ों को एक समान अगर हम मान लें, उनके बीच में कंपेयर करें और उनके बीच में जो दो गुण समान होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपमा बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हम लोग पढ़ेंगे, सिमिली, उपमा। अब इसकी परिभाषा आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। सिमिली इज अ कंपैरिजन, सिमिली इज अ कंपैरिजन। सिमिली क्या है, तुलना है, बिटवीन, बीच में, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, सिमिली क्या है, एक तुलना है। विच हैव एट लीस्ट, विच हैव, जिसमें एट लीस्ट, कम से कम, 1 पॉइंट, एक तथ्य, कॉमन मतलब समान होता है। यानी सिमिली में क्या रहेगा, आपके सामने दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, जिनके बीच में क्या होगी, तुलना की जाएगी, और उन दोनों के बीच में कम से कम एक क्वालिटी या गुण समान होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। और इसको समझने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, इसमें जो कंपेयर्ड वर्ड होते हैं, यानी तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं, आर यूज्ड, प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लाइक, यदि आपको कहीं किसी सेंटेंस में लाइक मिलता है, एज मिलता है या सो मिलता है, तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि उस सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, सिमिली का यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सेंटेंस में आपको लाइक, सो और एज आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ फ्रेंड्स, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आई वांडर्ड, मैं घूमा,
लोनली मतलब अकेले, एज ए क्लाउड बादलों की तरह, मैं बादलों की तरह घूमा। तो अब जो मैं है वह क्या कर रहा है, घूम रहा है, किसकी तरह, बादल की तरह, यानी बादल भी घूम रहा है और आई भी घूम रहा है। दोनों में एक गुण क्या है, लोनली, यानी दोनों क्या है, अकेले घूम रहे हैं। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, आई दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लाउड दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिनके बीच में तुलना की जा रही है, लेकिन इनके बीच में एक क्वालिटी क्या है, समान है, कि दोनों कैसे घूम रहे हैं, लोनली घूम रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। माई हार्ट, मेरा हृदय, इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड, जो मेरा हृदय है वह एक गाते हुए पक्षी के समान है। तो गाते हुए पक्षी क्या है, उसका हृदय कैसा है, अच्छा है। उसी प्रकार मेरा भी हार्ट कैसा है, सिंगिंग बर्ड के तरफ समान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, माई हार्ट एंड सिंगिंग बर्ड्स। ठीक है, दोनों में एक चीज़ क्वालिटी अच्छी है, दोनों में एक समान है, कि जैसा मेरा हृदय है उसी प्रकार किसका हृदय है, सिंगिंग बर्ड का ही भी हृदय उसी प्रकार है। तो इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि इस सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, सिमिली यूज किया गया है। अगर आप अर्थ के अनुसार नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, पहले सेंटेंस में जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें एज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एज अगर आ गया सेंटेंस में तो वो क्या हो गया, सिमिली हो गया, इसमें सिमिली यूज किया गया है। फिर अभी सेकेंड क्या है, वो लाइक दिखा हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, लाइक, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमिली है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर की हिंदी क्या होती है, रूपक। क्या होती है, रूपक। मेटाफर को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रूपक बोलते हैं। इसका जो डिफिनीशन है वो क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, किस अलंकार में, मेटाफर अलंकार में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, टू डिफरेंट काइंड्स, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड, तुलना की जाती है। यानी सिमिली के समान मेटाफर में भी क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग दिए रहेंगे, उनमें क्या होगी, कंपेयर्ड, तुलना की जाएगी, एंड ट्रीटेड एज सेम, और उस प्रकार व्यवहार किया जाएगा मानो दोनों क्या है, सेम है, एक समान है, दोनों कैसे हैं, एक समान है। ठीक है, और इसमें कंपेयर्ड वर्ड आर नॉट यूज्ड, और इसमें जो तुलना करने वाले शब्द होंगे वो यूज नहीं किए जाएंगे। जैसे लाइक था, सो था, एज था, इनका प्रयोग क्या होता है, मेटाफर में नहीं होता है। यानी तुलना तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में की जाएगी, लेकिन इसमें जो कंपेयर्ड वर्ड लाइक है, एज है, सो है, इसमें यूज नहीं किया जाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ कैसा है, एक स्वप्न के समान है। यानी लाइफ क्या है, एक स्वप्न है, और स्वप्न कैसा है, लाइफ के समान है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो लाइफ है उसको क्या मान लिया गया है, ड्रीम मान लिया गया। रूपक का मतलब होता है किसी एक चीज़ को दूसरी वस्तु या चीज़ मान लेना। ठीक है, क्या मान लेना। तो यहाँ पर लाइफ को क्या मान लिया गया है, ड्रीम मान लिया गया। क्या मान लिया गया है, ड्रीम मान लिया गया है लाइफ को। तो लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ क्या है, एक स्वप्न है। तो यहाँ लाइफ को क्या मान लिया गया, स्वप्न मान लिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप, मित्रता, इज अ शेल्टरिंग ट्री, शेल्टरिंग ट्री, यानी पनाह देने वाला पेड़ है या आश्रयदाता पेड़ है। यानी जो फ्रेंडशिप है वो कैसा है, उसको क्या मान लिया गया है, आश्रय देने वाला वृक्ष मान लिया गया है। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, जो मित्रता है वो कैसी है, आश्रयदायी वृक्ष के समान है। यानी इसमें फ्रेंडशिप को क्या मान लिया गया है, शेल्टरिंग ट्री मान लिया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, जो जीवन है वह क्या है, वह एक बेड ऑफ रोज नहीं है। ठीक है, यानी
गुलाब की साया नहीं है। तो लाइफ कैसी नहीं है यहाँ पर है, यहाँ लाइफ को बेड ऑफ रोजेज नहीं माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थर्ड इसमें लिखा हुआ है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन इसकी हिंदी क्या होती है? मानवीकरण। क्या होती है? मानवीयकरण। पर्सनिफिकेशन का हिंदी क्या होता है दोस्तों? मानवीकरण। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ा समझ लेते हैं इसको बारीकी से। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? किसी निर्जीव चीज को, वस्तु को, विचार को, भाव को यदि हम उसमें मानव के गुण लगा देते हैं, यानी वो मानव की तरह बिहेव करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मानवीकरण बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, यानी पर्सनिफिकेशन के अलंकार में, लाइफलेस निर्जीव ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुएं, आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो भाववाचक विचार है, जो भाव या विचार हैं, आर ट्रीटेड व्यवहार में लाए जाते हैं एज इफ मानो की दे आर लिविंग थिंग्स, वे सजीव हैं। यानी कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, निर्जीव चीज़ है या निर्जीव विचार है, उसको इस तरीके से व्यवहार में लाया जाता है जैसे मानो कि वो क्या है? वो जीवित चीज़ें हैं। निर्जीव चीज़ को क्या मान लिया जाता है? जीवित चीज़ मान लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। डेथ, यहाँ पर डेथ क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी मृत्यु को किसी ने देखा नहीं है, केवल हम लोग एक विचार, एक भाव जानते हैं कि मृत्यु होती है। ये क्या है? एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, फिर डेथ लेज, मृत्यु ने रखा या डाला, हिज आइसी हैंड, अपने बर्फीले हाथों को। अब देखिए यहाँ पर डेथ जो है उसको क्या दे दिया गया? हैंड दे दिया गया, हाथ दे दिया गया। डेथ जबकि ये निर्जीव चीज़ है, किसी ने देखा नहीं है, फिर भी उसको यहाँ पे क्या दे दिया गया है? इसका मानवीकरण करके इसको आइसी हैंड यानी हाथ दे दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इस डेथ का मानवीकरण किया गया है हाथ को देकर। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या यूज किया गया है? पर्सनिफिकेशन यूज किया गया, हमको मालूम चल गया। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी डेथ को यहाँ पे क्या दे दिया गया है? आइसी हैंड दे दिया गया, हाथ, जबकि हाथ क्या होता है? मानव के पास होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एनेक्स्टी इज सिटिंग, जो चिंता होती है। अब चिंता को किसी ने देखा नहीं है, चिंता तो एक भाव है जो चेहरे पे दिखता है, जो आदमी के व्यवहार से हमको दिखता है कि वो व्यक्ति कैसा है, चिंतित है। एनेक्स्टी इज सिटिंग, ठीक है, दिखाई दे रहा है, बैठा हुआ है, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। ठीक है, अब यहाँ पर बैठता कौन है? बैठता तो कोई सजीव चीज़ है, मानव लोग बैठते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एनेक्स्टी चिंता को क्या किया गया है? सिटिंग कर दिया गया है फेस पर, जबकि चिंता तो क्या है? एक विचार है, एक भाव है, ये लाइफलेस है, फिर भी उसको क्या किया गया है? सिटिंग के लिए यूज़ किया गया है। यानी इसमें भी क्या यूज़ किया गया है? यानी इस एनेक्स्टी का भी मानवीकरण कर दिया गया है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में क्या यूज़ किया गया है? पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। अ लाई हैज़ नो लेग्स, यानी झूठ के पैर नहीं होते हैं। अब झूठ क्या है? झूठ एक विचार है, बस हम लोग बोल देते हैं कि ये बात झूठी है, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग देखे नहीं हैं झूठ। ठीक है, तो इसको क्या दिया गया है? लेग दे दिया गया है, लेग माना गया है इसको यहाँ पर। ठीक है, इसका यानी मानवीकरण करने की कोशिश की गई है लेग, पैर के माध्यम से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज किया गया है? पर्सनिफिकेशन यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? एपोस्ट्रॉफी, संबोधन। एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये होता है कि इसमें किसी मृतक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, किसी मृतक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, या फिर किसी अनुपस्थित व्यक्ति को, जो अनुपस्थित हो उसको क्या कहता है? संबोधित किया जाता है। आपको मालूम हो जाएगा, सेंटेंस पढ़ के आपको मालूम हो जाएगा ये बात। या फिर किसी निर्जीव विचार को,
ठीक है, या ऑब्जेक्ट को संबोधित करके कुछ कहा जाता है सेंटेंस में, तब हम क्या वहाँ मानते हैं कि वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जानते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में डायरेक्ट एड्रेस, प्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है टू द डेड, मृतक व्यक्ति के बारे में, टू द absent पर्सन, या अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में, आइडियाज, विचारों के बारे में, आर ऑब्जेक्ट, या फिर वस्तुओं के बारे में। यानी इसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है किसके बारे में, टू द डेड, मरे हुए, टू द absent पर्सन, अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में, आइडियाज या विचारों के बारे में, आर ऑब्जेक्ट या वस्तुओं के बारे में इसमें संबोधित किया जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ओ लिबर्टी, ओ स्वतंत्रता। यहाँ पर लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता एक आइडिया है, विचार है। अब स्वतंत्रता को किसने देखा तो है नहीं कि क्या होती है आज़ादी, क्या होती है स्वतंत्रता। ठीक है, तो ओ लिबर्टी, अब इसमें क्या हो रहा है, ओ लिबर्टी करके क्या कहता है, संबोधन किया जा रहा है। ओ लिबर्टी, वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो। तो यहाँ पर एक लाइफलेस आइडिया यानी विचार को संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम इतनी प्रिय क्यों हो। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या यूज किया गया है, एपोस्ट्रॉफी यूज किया गया है। यदि आपको, ठीक है, इस टाइप का निशान अगर किसी सेंटेंस में मिलता है तो आप उसको क्या मान सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी मान सकते हैं। यानी उसमें क्या यूज किया गया है, एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ओ डेथ, ओ मृत्यु, ओ मृत्यु। अब मृत्यु भी क्या है, एक विचार है। अब मृत्यु को किसने देखा तो है नहीं, इसको हम एक विचार के रूप में लेते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति मर गया है, मृत्यु होती है। कम सून, जल्दी आओ, ओ डेथ, कम सून, जल्दी आओ। तो इसका मतलब इसमें डेथ के बारे में क्या है, संबोधन किया जा रहा है डेथ के बारे में कि जल्दी आओ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, एपोस्ट्रॉफी यूज किया गया है। नेक्स्ट सेम वही भी है, ओ डेथ वेयर इज डेथ विक्ट्री। अब इसमें भी क्या हो रहा है, डेथ को संबोधित किया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। और इसमें एक निशान आप ये देख रहे हैं सब में आया हुआ है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये निशान किसी शब्द के बाद लगा हुआ है और उसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या यूज किया गया है, एपोस्ट्रॉफी यूज किया गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, विरोधाभास। विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें दो शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो विरोधाभासी होते हैं। यानी एक दूसरे के विपरीत शब्द मिलेंगे कहाँ पर आपको, उस सेंटेंस में। तो इसका मतलब उसमें क्या यूज किया गया है, ऑक्सीमोरोन यूज किया गया है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, टू अपोजिट क्वालिटीज, दो विपरीत क्वालिटीज मतलब गुण, आर एडेड, जुड़े होते हैं, टू द सेम थिंग, एक किसी समान वस्तु में। यानी यहाँ पर दो अपोजिट, यहाँ भी फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गया, टू यहाँ पर आएगा, टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। दो अलग अलग विचार, ठीक है, क्या होते हैं, क्वालिटीज आर एडेड, जुड़ी होती हैं, द सेम थिंग, एक समान चीज़ में। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीमोरोन होता है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ही वॉज फीलिंग, वह महसूस कर रहा था। ही वॉज फीलिंग, वह महसूस कर रहा था। स्वीट, मीठा, पेन मतलब दर्द। अब देखिए दर्द यहाँ पर है और मीठा है, दोनों क्या हैं, विरोधाभासी शब्द हैं। मीठा अलग होता है, दर्द अलग होता है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं। यानी एक ही सेंटेंस में यूज किए गए हैं, दो विरोधाभासी शब्द एक ही सेंटेंस में यूज किए गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज किया गया है, ऑक्सीमोरोन यूज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब कोई सीक्रेट बात होती हो तो वो ओपन तो हो नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पर ओपन भी यूज किया गया है, सीक्रेट भी यूज किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर दो विरोधाभासी शब्द यूज किए गए हैं सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, ऑक्सीमोरोन यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। लाइफ इज बिटर स्वीट।
लाइफ इज बिटर। अब बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा, और स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा। अब कड़वा और मीठा दोनों क्या है, एक ठीक है अपोजिट वर्ड है, इसके विपरीत में शब्द है। ठीक है, इन दोनों का साथ में यूज किया गया है। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, ऑक्सीमोरोन यूज किया गया होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हाइपरबली। हाइपरबली अतिशयोक्ति। यहाँ पे जो लिखा हुआ अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को या किसी तथ्य को खूब बहुत चढ़ा बढ़ा कर पेश किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरबली बोलते हैं। यानी अगर आप कोई शब्द कह रहे हैं या कोई सेंटेंस कह रहे हैं, आप उसमें बहुत चढ़ा बढ़ा के कोई बात कहते हैं, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते बोलते हैं, हाइपरबली बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा फ्रेंड्स, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, द थिंग्स आर, जो वस्तुएं होती हैं या जो चीज़ें होती हैं, सोन दिखाई जाती हैं, एज ग्रेटर बढ़ा चढ़ाकर, आर स्मॉल या बहुत कम कर कर, या बेटर बहुत अच्छा कर कर, या बहुत आर ओर्स या बहुत खराब कहकर, दैन दे आर रियली आर, जैसा कि वे होती हैं, यानी जैसा कि वे होती हैं उससे भी ज़्यादा उनको ग्रेटर महान बताया जाता है, स्मॉलर छोटा बताया जाता है, बेटर अच्छा बताया जाता है, और मतलब खराब बताया जाता है। ठीक है, यानी जो चीज़ जैसी होती है उससे उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति, हाइपरबोली कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। हैं 10,000 सा, ठीक है 10,000 लोगों को सा देखा, आई मतलब मैंने, एट ग्लांस मतलब एक बार में, मैंने एक ही बार में क्या किया, 10,000 लोगों को देखा। तो अब ये तो अतिशयोक्ति है, आप एक बार में 10,000 लोगों को तो एक साथ देख नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है रिवर ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ, फ्लोड मतलब बह गई, इन द बैटल मतलब युद्ध के मैदान में। अब युद्ध जब होगा तो कुछ ब्लड तो ज़मीन पर गिरेगा, लेकिन ब्लड की नदियाँ तो वहाँ नहीं बहेंगी। यानी इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि युद्ध में क्या हो रहा है, खून की नदियाँ बह गई, ब्लड गिरा होगा लेकिन नदियाँ तो नहीं बन गई होंगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अतिशयोक्ति वाली बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, यानी उसने समुद्र के समान आंसू रोए, यानी उतना वह इतना रोए कि वह कैसा है, वह समुद्र के समान है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी क्या है, हाइपरबोली है, अतिशयोक्ति है ये। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्या है फ्रेंड्स, ओनोमोटोपिया, यानी ध्वनि सूचक। ध्वनि सूचक यानी आपको सेंटेंस में ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो किसी ध्वनि को दर्शाते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, द साउंड जो आवाज़ होती है, सजेस्ट, आवाज़ से क्या होती है, हमको सुझाव मिलता है, द सेंस आर मीनिंग, द सेंस आर मीनिंग, यानी किसी भी चीज़ के अर्थ को या उसके मीनिंग को हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं साउंड से। यानी वह साउंड से हमको मालूम हो जाएगा कि वह चीज़ किसके लिए कही जा रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साउंड से हमको मालूम चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको। बीज हम, जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, भिनभिना रही हैं, हमिंग कर रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमिंग आया है तो हमिंग से हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो बीज है, मधुमक्खियाँ हैं। ऐसे ही हिस्स, अब हिस्स कौन करता है, फुसकार कौन लगाता है, स्नैक लगाता है। ठीक है, हमको तुरंत मालूम चल जाएगा कि हिस्स कौन करता है, स्नैक करता है। तो यहाँ पे हिस्स क्या हो गया, साउंड से हमको मालूम चल रहा है कि वो क्या है, स्नैक है। ठीक है, अब यहाँ तक कैट्स म्यू, यानी म्यू म्यू तो कौन करता है, कैट करती है। तो यहाँ पर जो साउंड है उससे हमको मालूम चल रहा है कि वो क्या है, कैट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, साउंड से हमको किसी चीज़ के बारे में हमको पता चल जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।